मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद हुए 4 चुनावों में से 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से मात्र 5 सीटें कम जीत पाई थी। कांग्रेस ने 114, बीजेपी ने 109, बहुजन समाज पार्टी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 1 और 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। साल 2005 से राज्य की कमान संभाल रहे शिवराज सिंह ने 12 दिसंबर 2018 को संख्या बल के सामने सर झुकाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। 17 दिसंबर को कमलनाथ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। राज्य की सत्ता में 15 साल के सूखे के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाई। मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार के 22 विधायकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये 22 विधायक कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट से थे। नतीजा ये रहा कि 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जुलाई 2020 तक आते आते कांग्रेस के 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब विधानसभा में 25 सीटों पर कोई विधायक नहीं था। इसके अलावा 3 सीटें निर्वाचित विधायकों की आकस्मिक मृत्यु के चलते खाली हो गई थी। अब राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव होना था। शुरुआत में सितंबर से पहले उपचुनाव करवाने की बात सामने आई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें दिसंबर महीने में कराया गया। नतीजे आए तो 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आईं। नतीजों में ज्योतिरादित्य खेमे को बड़ी जीत मिली। सिंधिया ने अपने कई नेताओं के शिवराज कैबिनेट में अहम मंत्रालय दिलवाए। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा और केंद्र में मंत्री भी बना दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में ही बैठी रही। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि वहां सीएम चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ ही हैं। अब तो उन्हें ज्योतिरादित्य का भी खतरा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इस बार केवल कमल के चेहरे पर चुनाव में जाने की बात कही है। वहीं शिवराज ने भी अपने गृह जनपद में एक जनसभा में भावुक अंदाज में ये कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं तुम्हें, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें बहुत याद आऊंगा। हमारे हर चुनाव में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सबके लिए पूजनीय है। कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं। हम सब कार्यकर्ता एक विचारधारा, भारत को एक विकसित देश बनाना, भारत को के हर एक व्यक्ति के जीवन में उल्लास, उमंग, उनकी जो आकांक्षा है उसको पूरा करना और एक उज्जवल भविष्य के लिए सेवा करने के काम से गरीबों का कल्याण हो, सुशासन हो देश में, उस प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच जाएंगे और जीत के ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी भी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी में अपने कई सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और संगठन के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें शामिल है, जो अपने राजनीतिक कद की वजह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं। बीजेपी के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में कुछ सवाल सामने आने लगे। वो ये कि क्या इनमें से ही कोई सीएम हो सकता है और क्या केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाना बीजेपी की मजबूरी है।
या फिर ये पार्टी की किसी रणनीति का हिस्सा है? मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक का ये कहना है कि बीजेपी के लिए ये संक्रांति काल है। ऐसे में प्रदेश के बड़े नेताओं को आगे आकर खुद भी जीतना है, पूरे लोकसभा की सीटों को भी निकलवाना है। देखिए, ये तो सब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संक्रांति काल है, संकट का समय है। और ऐसे संकट के समय में प्रदेश के बड़े नेता कैंपेन करे खाली, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उनके कैंपेन करने से क्या हो, अभी तो 2014 से क्या हो रहा है, अभी तो एक व्यक्ति के कैंपेन से ही काम चल रहा है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जिसको टिकट दे देंगे वो 5-6 लाख से जीत के आएगा। अब बताइए वीडी शर्मा की क्या स्थिति है खजुराहो में, और वो वहाँ से मोदी लहर में जीते। तो वो तो उन्होंने इसलिए भी कि आप अगर बड़े नेता हैं और आप पार्टी के संकट के समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो फिर आइए मैदान में उतरिए और अपनी सीट भी जिताइए चुनौतीपूर्ण। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोकसभा उस क्षेत्र की बाकी सीटें भी जितवाइए। इतना ही नहीं, आप उस अंचल को जितवाइए। जैसे प्रहलाद जी हैं तो वो महाकौशल को देखें, नरेंद्र सिंह जी हैं तो वो चंबल ग्वालियर संभाग को देखें, और फग्गन सिंह जी हैं तो वो भी जो है आदिवासी क्षेत्रों को देखें, और मेरे ख्याल से कैलाश जी हैं तो वो पूरा मालवा देखें। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हाईकमान के सामने भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, तो उनके सामने चयन का कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ये तो बात रही मध्य प्रदेश बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं की जिन्हें पार्टी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस बीच एक नाम की चर्चा है, ये नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया ने अपने दम पर कमलनाथ की सरकार गिराई थी और फिर बीजेपी की सरकार बनवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अब जब पार्टी कह चुकी है कि उसका चेहरा कमल है, कोई और नहीं, तो ये कयास भी बन रहे हैं कि शायद उन्हें भी बीजेपी की तरफ से सीएम फेस बनाया जा सकता है। दरअसल असम में भी बीजेपी ने जीत के बाद अपने सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को कमान सौंप दी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे और साल 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। उस वक्त तो बीजेपी ने उन्हें सोनोवाल कैबिनेट में मंत्री बनवा दिया था, लेकिन 2021 के चुनाव में राज्य की कमान सोनोवाल से लेकर हिमंता शर्मा को सौंप दी गई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज के बाद ज्योतिरादित्य को आगे करने की बात हो रही है, लेकिन इस पर जानकार कुछ अलग राय रखते हैं। मुझे नहीं लगता, कारण ये कि अभी वो केंद्र में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के संगठन में और सरकार में देखें तो अब सरकार का तो कोई नेतृत्व परिवर्तन होना नहीं और कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है। संगठन का सवाल है तो संगठन में वीडी शर्मा जी के 3 साल पूरे हो गए हैं और जाहिर है कि वो लोकसभा चुनाव तक अभी कंटिन्यू करेंगे, तो अभी उनको और क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, सवाल ही नहीं। कहा हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है दिमनी से, तो अब ऐसी स्थिति में वो उस पद पे काम करने के लिए चुनाव प्रबंधन के लिए कोई चाहिए। और कांग्रेस में वो एक बार चुनाव प्रबंधन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रह भी चुके हैं, तो हो सकता है कि ये दायित्व उनको दिया जाए। पर हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको शिवपुरी ज़िले के पिछोर से चुनाव लड़ा जाए केपी सिंह के खिलाफ, कांग्रेस के जो 6 बार से वहाँ विधायक हैं। और ये भी हो सकता है कि यशोदा जी ने जो सीट खाली की है शिवपुरी की, वो शायद अपने भतीजे के लिए खाली की हो। तो राजनीति में संभावनाएं तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, चलता रहता है। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इन चुनावों के लिए अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से जहां प्रचार में उनके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहीं कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भरोसा है। खासतौर पर प्रियंका गांधी ने एमपी में प्रचार पर ज़्यादा फोकस रखा है। भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक से हमने ये जानने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता अपनी रैलियों में जुटी भीड़ को क्या वोटर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो ये कहा जा सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी जी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जो गफलतें हो रही हैं
उनके साथ उनके द्वारा या उनके जो अनुज हैं, उनके छोटे भाई राहुल गांधी, उनके द्वारा भी जो गफलतें हो रही हैं मीडिया के सामने, वीडियो में, ऑडियो में, भाषणों में, और जो विसंगतिपूर्ण चीज़ें सामने आ रही हैं, कांग्रेस के लिए वो चिंता का विषय है। स्क्रिप्ट को भी अगर हम पढ़ लें तो भी ठीक है कि हमने एक स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, और अगर हम स्क्रिप्ट को भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं और वहाँ सामने जो आपके है वो एक्सटेम्पोर है उनका, तो अब ये देख लीजिए कि कन्वर्ट कौन कर सकता है। और मैं बीजेपी का पक्षधर भी नहीं हूँ, मैं तटस्थ पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है वो बोलना पड़ेगी। वो फिर किसी के भी पक्ष में जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मोदी जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। आप खुद बताइए कि नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी की कोई जोड़ बनती है क्या? वैसे तो मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है, लेकिन इस बार बसपा और सपा के अलावा आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी ताल ठोकने जा रही है। अब ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये तो आने वाले वक्त ही में पता चलेगा। खैर, मध्य प्रदेश में वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 2.85 करोड़ पुरुष वोटर और 2.67 करोड़ महिला वोटर हैं, जबकि 18.86 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 80 से ज़्यादा उम्र के वोटर्स की संख्या 7,12,000 है। इसके अलावा 100 साल की उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 6,180 है। अगर हम सर्विस वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 75,426 है। चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। वहीं 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन लेटर की जांच होगी और 2 नवंबर तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं।